हेलो एवरीवन, होप यू हैव अ वंडरफुल डे। दिस इज़ ज़ैद खान एंड मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री क्लास बीएससी बीए। तो आज हम प्लेन ज्योमेट्री का जो कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हमने जो ये नीचे हमारे 11 पॉइंट्स है इसके बारे में बात करनी है। ये जो हमारे 11 पॉइंट्स है एक्चुअली ये फार्मूलाज़ है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ है, क्योंकि प्लेन ज्योमेट्री के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये फार्मूला का आना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, जैसे कि आपने 9th 10th में पढ़ा ही होगा। उसके बाद सेकंड है सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, लोकस ऑफ अ पॉइंट, इंक्लाइनेशंस ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, एंगल बिटवीन लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो आज हम ओनली ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूले कौन कौन से हैं और ये कैसे बने। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको प्रूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको मैं प्रूव करूँ तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं। लेकिन आज जो हम करेंगे ओनली हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बना, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे, उसका जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली लिख देंगे। स्टूडेंट, जो आज हमारा फर्स्ट फार्मूला है वो है डिस्टेंस फार्मूला। एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसका डायग्राम का है मैं आपको बनाऊंगा। हमारे पास जैसे कि 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 y2। अगर हम मीट करते हैं ए बी को तो ये हमारा बन गया ए बी, और इसको हम कह सकते हैं इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। ओके, इसको हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू डी। तो अगर स्टूडेंट मैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकालूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने दो जो ये पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके जो बीच में डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो ए बी हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू, वो डी भी हो सकते हो कि हमने नाम दिया डी का, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जस्ट मैंने एक डायग्राम बना के आपको बता दिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और आपने ऐसे कर देना है। मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, और अगर आप चाहते हो डिटेल में बताऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सो स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सिमिलरली इसमें भी हमने दो पॉइंट्स लेने हैं ए और बी, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। और यहाँ पर जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 y2। हमने ए और बी को मीट किया, और यहाँ पर हमने ए और बी के, हम मिड में नहीं कह सकते लेकिन कहीं भी इस लाइन के ऊपर कहीं भी हमने एक पॉइंट ले लिया, जैसे कि हमने यहाँ ले लिया, और ये जो पॉइंट है इसको हमने पी का नाम दिया। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स और वाई। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि जो इतना पोर्शन है ये है एम, और जो इतना पोर्शन है ये पी बी, ये है एन। ये एक्चुअली हमारा क्या है, एन। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये पी पॉइंट्स है, ए बी जो लाइन है हमारी, इसको एम रेशो एन में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम कि ए बी जो लाइन है उसको पी पॉइंट एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। और एक बात और, ये जो डिवाइड करेगा ना पी पॉइंट ए बी को, ये दो तरह से डिवाइड करेगा, एक करेगा इंटरनली और एक करेगा एक्सटर्नली। तो यहाँ पर अगर ये इंटरनली मतलब अंदरूनी से डिवाइड करेगा इंटरनली, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा x इज़ इक्वल टू एम x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n। और जो y का कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो अगर ये p पॉइंट्स a b को इंटरनली डिवाइड करेगा
तो हमारा फॉर्मूला ये होगा, x हमारा होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और हमारा y क्या होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और अगर ये एक्सटर्नली जो ये P पॉइंट्स है AB लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है, बाहर से डिवाइड करेगा, ये था अंदर से और ये बाहर से, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है स्टूडेंट, x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और y हमारा किसके इक्वल होगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला और एक है सेक्शन फॉर्मूला। अब हम आगे करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। इससे पहले आप इसको नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसमें हमने क्या देखना है कि अगर हम दो पॉइंट्स लेते हैं A और B, और A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और अगर एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y, AB को हमने AB को मीट किया तो AB को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। यहाँ पर क्या है कि जो AP है हमारा AP वो PB के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पॉइंट P AB को दो बराबर हिस्सों में काटेगा, इफ़ P पॉइंट इज डिवाइड AP इंटू टू इक्वल पार्ट्स, देन फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो y का जो होगा पार्ट वो क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो स्टूडेंट, ये हमारा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। और जो हमने सेक्शन फॉर्मूला किया था वहाँ पर जो P पॉइंट है वो AB को m/n में डिवाइड कर रहा था। वहाँ हमें पता नहीं था कि जो P पॉइंट है वो AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या फिर अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। वह हमने रेशो लिया था कि m/n, और m/n इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। तो आपने वो देखना है, क्योंकि अगर हम इक्वल का केस लें उस केस में भी सेक्शन फॉर्मूले में अगर हम इक्वल का केस भी लें कि अगर P पॉइंट है वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स x y हैं और वो पॉइंट A और B को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो अगर हम ये जो इक्वल केस लें कि m/n m इज़ इक्वल टू n, कि मतलब जो ये पार्ट्स इक्वल हैं, तो हमारा ये मिड पॉइंट फॉर्मूला ही बनेगा। तो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो सेक्शन फॉर्मूले से बना है, और वो एक ऐसा केस है जब पॉइंट P AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तब हमारा बन गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट, अब हम करते हैं आगे। जो हमारा फॉर्मूला है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। सो स्टूडेंट, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, इसके लिए हमें एक ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। हमने एक ट्राइंगल बना ली, इसको हमने नाम दे दिया A, B एंड C। A के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे x1 y1, B के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे x2 y2, एंड C के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे x3 y3। अब हमने क्या करना है, इसके हमने मीडियन बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा एक मीडियन हो गया, ये हमारा एक मीडियन हो गया, और ये हमारा एक मीडियन हो गया। तो जहाँ पर तीनों मीडियन मीट करते हैं आपस में, उसको हमने नाम दे दिया O का। तो जहाँ पर तीनों मीडियन मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब मीडियन क्या होता है, अगर हम एक लाइन सेगमेंट स्टार्ट करें फ्रॉम B, ये B हमारा क्या है वर्टेक्स, या फिर कोई भी एनी वर्टेक्स, A से स्टार्ट कर सकते हैं, B से, C से। हमने एक लाइन, जैसे हमने ये केस लिया, इसको मैं नाम देता हूँ सबसे पहले, इसको हमने नाम दिया AD BE CF, ओके। तो मैं नाम दे दिया AD BE और CF। तो हमने यहाँ पर एक केस पिक किया BE हमारा क्या एक मीडियन है। अगर एक लाइन सेगमेंट जो B से स्टार्ट हो, मतलब कि वर्टेक्स से स्टार्ट हो,
और उसके ऑपोजिट साइड में, मतलब ये बी के ऑपोजिट साइड में जो हमारी साइड है वो है ए सी, तो वो लाइन सेगमेंट वर्टेक्स से स्टार्ट हो और उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे। ये हमारा ई पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, ये वो ए सी का मिड पॉइंट है ई। ए ई और ई सी इक्वल है। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट बी से स्टार्ट हो, मतलब कि वर्टेक्स से स्टार्ट हो और उसके ऑपोजिट साइड में जो साइड है उसको दो भागों में डिवाइड करे, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। और जहाँ पर, और हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियन होते हैं, और जहाँ पर ये तीनों मीडियन मीट करते हैं इस पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट एक्चुअली होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और y क्या होता है हमारा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको थर्ड फॉर्मूला और फोर्थ फॉर्मूला समझ आ गया होगा, और प्लीज़ आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे फॉर्मूले करते हैं। सो स्टूडेंट, अब जो हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब जैसे कि पीछे वाले केस में हमने पढ़ा सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, और उसमें भी कुछ ऐसी मतलब डायग्राम बना था और हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया था। लेकिन अब यहाँ पर ये समझे कि इन सेंटर और सेंट्रोइड में क्या फ़र्क है। अगर हम बात करते हैं 2D में, मतलब ये ट्राइंगल को लेते हैं 2D में, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। और अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल की इन अ 3D 3 डायमेंशन में, तो हम बात करते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल में क्या था, सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल में, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि उसमें हमने 2D, मतलब कि जैसे ये बोर्ड के ऊपर ये जैसे कि मैंने डायग्राम बना दिया, ये ट्राइंगल की एक साइड है, मतलब कि एक पासा है, उसकी एक सरफेस है ट्राइंगल का, और उसका हमने सेंटर फाइंड कर लिया, वो क्या हो गया, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। लेकिन ये जो इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल है, ये है कि उस ट्राइंगल के मिड, जो मतलब इन मिड पॉइंट होगा, लेकिन इन सेंटर में, मतलब ट्राइंगल के अंदर, इसको हमने इमेजिन करना है 3D में। अगर हम एक सर्कल बनाएं, और वो सर्कल जैसे कि आपने टेनिस की बॉल देखी होगी, तो आप टेनिस की बॉल को लें, और टेनिस की बॉल को जो उसके अंदर होलो, जो खाली एरिया है, उसके बीच में जो मिड पॉइंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। और वो जो टेनिस की जो बॉल है वो हमने बंद कर दी इस ट्राइंगल के अंदर, तो जो टेनिस की बॉल का जो अंदर वाला अंदरूनी जो पार्ट है, उसका जो सेंटर होगा, उसको हम बोलेंगे इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपने इस डायग्राम को 3 डायमेंशन में देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको है समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सेंट्रोइड और इन सेंटर एक ही बात है, लेकिन एक ही बात नहीं है। सेंट्रोइड को हम लेते हैं सिर्फ एक सरफेस पे, एक सतह पे, हमने उसका सेंटर ले लिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन सेंटर की, तो हम देखते हैं 3D में इसको, ठीक है। 3D में जब हम देखेंगे, तो ये एक होलो स्फीयर होगा, जो ये मैंने सर्कल लिया है, ये स्फीयर है एक्चुअली, और स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या होगा, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल के अंदर एक स्फीयर ले लिया, और यहाँ से हमें सर्कल दिख रहा है, लेकिन ये स्फीयर है, खाली मतलब गोला ले लिया, और उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो और उसमें हमने जो ए बी है उसको हमने नाम दे दिया ए, जो साइड है, बी सी को नाम दिया बी, और ए सी को नाम दिया अपना स्मॉल सी। एक्चुअली ये स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी x1 x2 एंड x3, ठीक है। x इज इक्वल टू ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद है y हमारा क्या होगा, a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारे हो गए फॉर्मूले इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल के। अब हम 6 जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो हमारा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया
ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक स्टूडेंट्स, हमारा जो सिक्स फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल जनरेट कर ली। ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो पढ़ा था 1/2 बेस इनटू हाइट। तो जो हमारी बेस होती थी वो होती थी BC और हमारी जो हाइट होती थी वो होती थी एल्टीट्यूड। जो हम यहाँ से पॉइंट ए से कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे ऑन अ BC, उसको हम बोलते थे एल्टीट्यूड, इसको नाम देते थे AD का। लेकिन यहाँ पर हमने ये नहीं करना, ये हमारी एक्चुअली हाइट होती थी। ठीक है, ये हाइट होती थी। लेकिन यहाँ पर हमने इस केस में एल्टीट्यूड नहीं करना, बिकॉज हमें कोऑर्डिनेट्स पता है A, B और C के। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा फॉर्मूला होगा ट्राइंगल का स्टूडेंट, वो होगा 1/2 डिटर्मिनेंट्स, आपने जो पढ़ी है क्लास 11th में डिटर्मिनेंट्स और 12th में, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ होगा 1 1 1। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है। ठीक है, इतना मैं डिटेल में नहीं गया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में बताऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो आपको मैं इन सारे फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 7 जो हमारा फॉर्मूला है लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ए पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट which moves under given conditions। तो ये एक पाथ होता है लोकस, जो एक पॉइंट के द्वारा किया जाता है, तय किया जाता है और कुछ कंडीशंस के अंडर किया जाता है। पाथ तय किया जाता है एक पॉइंट के द्वारा और वो कुछ कंडीशंस के अंदर वो पाथ तय किया जाता है पॉइंट के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया ए। ठीक, हमने कुछ इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करी कि ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाए। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा ये 3 सेंटीमीटर है। ओके, ये हमने लेट किया कि इसका जो डिस्टेंस है ए, इसको नाम देते हैं B, ये 3 सेंटीमीटर है और ये जो सर्कल है ये 3 सेंटीमीटर का है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ने ये पाथ ट्रैवल किया, ठीक है, डिस्क्राइब किया, और जो कंडीशन थी कि वो 3 सेंटीमीटर का, कि हमने कमांड दी कि 3 सेंटीमीटर का ही वो एक सर्कल बनाए, वो पाथ तय करे। तो ये क्या हो गया, लोकस ऑफ अ पॉइंट। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन। अब हम बात करते हैं लाइन की। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पॉइंट का केस ख़त्म हो गया, अब केस आ गया लाइन का। तो इंक्लाइनेशन एक्चुअली होता क्या है, हमने सबसे पहले लेनी है एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और फिर हमने लेनी है वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक लाइन ले लेनी है। लाइन को हम नाम देते हैं एल का, और अगर ये जो हमारी लाइन है एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएं, और ये एंगल बने हमारा जो इसका हो ड्यूरेशन हो, मूव करने का हो चाल, वो हो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, तो उसको हम नाम देंगे थीटा, और ये हमारा होता है पॉजिटिव इंक्लाइनेशन। और अगर बाय चांस ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एक एंगल बनाए, और उसको भी हम नाम देते हैं अल्फा का, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंक्लाइनेशन। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ इसको पहले नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। तो आप सबको पता ही होगा कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। ये हमने इन अ क्लास +1 +2 में पढ़ा होगा। अगर नहीं पता फिर भी मैं ब्रीफली सा आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि क्या होता है। अब सबसे पहले हम केस लेते हैं एक कर्व का। ये हमारी एक कर्व है और अगर इसके ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन होती है और वो टेंजेंट इस कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करे, ठीक है। और हम टेंजेंट यहाँ मतलब ऐसे ही कर्व है, हम टेंजेंट इसको यहाँ पर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। सिर्फ ये टेंजेंट जो है वो किसी एक पॉइंट को टच करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ अ कर्व। लेकिन ये जो केस लाइन का है तो सेम लाइन के केस में भी ऐसा होगा कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और एक हमने ऐसी टेंजेंट लेनी है जो इसके किसी एक पॉइंट को टच करे, तो वो इसके ऊपर ही होगा, ठीक है। वैसे तो अगर हम फिजिक्स में पढ़े तो वो ज़ीरो स्लोप होता है, लेकिन मैथ में उसका स्लोप होता है। उसका फॉर्मूला एक्चुअली हमें डिटरमाइन करना है कि फॉर्मूला है क्या। स्लोप तो हमारा ज़ीरो होगा, लेकिन आज हमने क्या निकालना है? फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। हम जो स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, इसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया। उसमें हमने लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमने एक लाइन ली एल, ठीक है। और ये जो लाइन एल है वो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन जो उसका है, जो एंगल है वो थीटा है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंक्लाइनेशंस। आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, उसको हम बोलते हैं रन, और जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस, उसको हम बोलते हैं राइज। और जो ट्रिग्नोमेट्री जो कंटेंट्स होते हैं, हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल में लेते हैं कॉस थीटा और वर्टिकल में लेते हैं साइन थीटा। तो जो हमारा एम होता है स्लोप, वो होता है राइज अपॉन रन, मतलब कि वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो जो वर्टिकल है वो होता है साइन थीटा, तो हमने लिख दिया राइज इज इक्वल टू साइन थीटा एंड रन इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है इन अ क्लास +2 +1 ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा केस था, फॉर्मूले हमने पढ़े हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा होता है टेन थीटा के इक्वल। तो ये हमारा हो गया स्लोप का फॉर्मूला। और मैंने बताया कि जो ये लाइन स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप ज़ीरो होगा, लेकिन फॉर्मूला ये यूज़ होगा, क्योंकि अगर हम थीटा को ज़ीरो पुट करें, थीटा को अगर हम ज़ीरो पुट करें तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? टेन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो इतना हम डीपली नहीं जाते, सिर्फ आप जो ये फॉर्मूला है ये ध्यान में रख लें। अब जो नेक्स्ट केस है हमारा स्टूडेंट, वो है नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। मतलब कि नॉन वर्टिकल मतलब क्या है? ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जो ऐसी लाइन हो, जैसे ये वाली जो एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हमने नहीं लेनी, ठीक है। ये वाली लाइन हमने नहीं लेनी, हमें लेनी है ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर वो दो पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ पर दो पॉइंट से ए और बी, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1, बी के हैं x2 y2, तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला होगा स्लोप का वो होगा m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1। स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ अ लाइन में हमारा जो थर्ड पार्ट है, अगर दो लाइंस पैरेलल हो, यहाँ पर हमने दो लाइंस ली हैं L1 और L2, और L1 का जो स्लोप है वो है M1 और L2 का स्लोप है M2। तो अगर ये दो लाइंस पैरेलल हो तो उन जो दोनों लाइंस हैं उनके स्लोप के बिटवीन क्या रिलेशनशिप होगा? वो होगा M1 इज़ इक्वल टू M2। अगर दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल हो तभी वो लाइन पैरेलल होंगी। और अगर वो लाइन परपेंडिकुलर हो, मतलब कि जो लाइन एक L1 है और एक L2 है और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, L1 का जो स्लोप M1 है, L2 का स्लोप M2 है, तो इनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? वो होगा M1 इंटू M2 इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हो गया जब लाइंस पैरेलल हो और जब लाइंस परपेंडिकुलर हो। अब प्लीज़ आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे वाले केस करते हैं। स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ अ लाइन में हमारा जो फिफ्थ पार्ट है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस b फ्रॉम इट इज़। यहाँ पर क्या है कि हमने एक लाइन लेनी है L और वो पैरेलल होनी चाहिए एक्स एक्सिस के, और कितने डिस्टेंस में होनी चाहिए? एक्स एक्सिस से b डिस्टेंस में होनी चाहिए। तो उस लाइन का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये जो लाइन है, यहाँ पर हम सबसे पहले हमने ली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहाँ पर जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एट अ बी डिस्टेंस पे है। मतलब ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे ये बी है। और अगर हम मान लेते हैं कि ये जो बी है ये हमारा 2 है, तो
इसका मतलब क्या हुआ कि y की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है इस पॉइंट पे। और इसीलिए सेम स्टूडेंट जो ये लाइन होगी अगर वो उस पॉइंट पे टच कर रही है y को, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है और x एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू बी। सिमिलरली केस अगर इसका हम ऑपोजिट करें कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अब यहाँ पर एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और एट अ डिस्टेंस a पर है, ठीक है। तो उस केस में इस लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, अब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और वाई के पैरेलल है, ओके। और एट अ ए डिस्टेंस पे है। अगर ए को हम मान लेते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पर हमारी 1 है, तो हम ले सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1। और इस जो लाइन है हमारी, ये जो एल लाइन है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और एक बात और कि अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस और ये होगी हमारी वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं कोई भी वाई का पॉइंट्स लूँ और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ कि यहाँ पर वाई की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, तो यहाँ पर होगा वाई कितना होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे वाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। और वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे हम ले लें तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं कि इक्वेशंस ऑफ वाई एक्सिस, यहाँ हम लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, तो हम लिखेंगे डेट इज एक्स इज इक्वल टू 0। और सिमिलरली इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, जो ये एक्स एक्सिस है इसकी इक्वेशन, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ नोट कर ले, फिर हम आगे करते हैं।